दोस्तों, क्या आप आज की 30 बड़ी खबरें और उनके 180 सॉलिड फैक्ट्स कवर करने के लिए तैयार हैं? और मैं लेकर आया हूं बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए वो करंट अफेयर्स जो सीधे पेपर में छपेंगे। और आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार, क्योंकि अब सिलेक्शन दूर नहीं। भारत की पहली अंडरसी टनल अब खुल चुकी है। गिरगांव चौपाटी से प्रियदर्शनी पार्क तक की ये जो 2.07 किलोमीटर लंबी टनल है, मतलब ये किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट जैसी लगती है। और ये केवल दिखने में ही शानदार नहीं है, इसके पीछे की जो तकनीक है वो बहुत ही जटिल है। मतलब इस सुरंग को मावला नाम की एक विशालकाय टनल बोरिंग मशीन से खोदा गया है। अच्छा, मावला? हाँ, ये देश की सबसे बड़ी मशीन है। इसने समंदर के नीचे की जो कठोर बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, उन्हें काट कर ये रास्ता बनाया है। बाप रे, समंदर के नीचे की चट्टानें काटना? बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो सफर पहले 45 मिनट लेता था, वो अब सिर्फ 10 मिनट में पूरा होता है। वाह, सिर्फ 10 मिनट? हाँ, और साथ ही इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी आसानी से झेल सके। ये तो कमाल है। लेकिन यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है हवा। हाँ, मतलब 2 किलोमीटर लंबी एक बंद सुरंग, वो भी समंदर के नीचे, जहाँ सैकड़ों गाड़ियां एक साथ चल रही हैं। उनके इंजनों से निकलने वाला जहरीला धुआं अंदर ही जमा क्यों नहीं हो जाता? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है ना? वहां मौजूद लोगों का दम कैसे नहीं घुटता? ये इंजीनियरिंग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, और इसे सुलझाने के लिए भौतिकी यानी फिजिक्स के सकार्डो नोजल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। सकार्डो नोजल? ये नाम थोड़ा तकनीकी लग रहा है। ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि टनल के प्रवेश द्वार और वेंटिलेशन शाफ्ट्स के पास बहुत ही शक्तिशाली पंखे और नोजल लगे होते हैं। ओके। ये नोजल बाहर की ताजी हवा को एक बहुत ही तेज गति से एक खास एंगल पर टनल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ये हवा की एक अदृश्य दीवार बना देती है। हवा की अदृश्य दीवार? हाँ, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को एक सिरे से धक्का देकर दूसरे सिरे से बाहर निकाल देती है। इससे सुरंग में प्राकृतिक रूप से हवा का बहाव बना रहता है। वाह, यानी अंदर बैठे यात्रियों को पता भी नहीं चलता और पूरी सुरंग की हवा लगातार बदलती रहती है। एकदम सही। ये तो समंदर के नीचे की बात हुई। हाँ। लेकिन जमीन के ऊपर, खासकर देश के अंदरूनी हिस्सों में भी कनेक्टिविटी का नक्शा बदल रहा है। हाँ, आप बिहार वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, बिहार का पहला 4 लेन एक्सप्रेसवे, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा 189 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट 7 जिलों को जोड़ेगा। हाँ, गया, औरंगाबाद, पटना जैसे जिले। राइट। अब गया से पटना का सफर महज 1.5 घंटे में तय हो जाएगा। अगर इन दोनों प्रोजेक्ट्स को देखा जाए तो ये किसी देश के शरीर में खून दौड़ाने वाली धमनियों की तरह काम कर रहे हैं। ये तुलना काफी हद तक सही है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में जो यात्रा का समय है वो लगभग 50% तक कम हो रहा है। आधा समय बच रहा है। हाँ, और जब माइल ढुलाई तेज होती है और इंसान का सफर आसान होता है तो आर्थिक गति अपने आप बढ़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन भौतिक दूरियां कम करना ही काफी नहीं है आज के समय में। असली रफ्तार तभी आती है जब इस फिजिकल कनेक्टिविटी को डिजिटल दुनिया का मजबूत सहारा मिले। और शायद यही वजह है कि अब हमारी जो न्याय प्रणाली है, मतलब जो जुडिशरी है, वो भी पूरी तरह से डिजिटल नेटवर्क पर आ रही है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्वागता पोर्टल लॉन्च किया है। स्वागत। इसका फुल फॉर्म भी काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट यूजर फ्रेंडली असिस्टेंस फॉर गेनिंग एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, उनका ये डिजिटल जस्टिस विजन है। राइट। अब कोई भी आम इंसान इस पोर्टल के जरिए डिजिटल ई-पास बना सकता है, और सबसे बड़ी बात, केस का स्टेटस 12 से ज्यादा भाषाओं में देख सकता है। इस कदम की अहमियत बहुत बड़ी है। देखिए, जब कोई जानकारी 12 भाषाओं में मिलने लगती है तो भाषा की वो जो एक दीवार है ना, वो टूट जाती है जो दशकों से आम आदमी को न्याय से दूर रखे हुए थी। एकदम सही बात है। और क्योंकि इस पोर्टल पर लाखों लोगों का संवेदनशील डेटा होगा, इसलिए इसे क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए सुरक्षित किया गया है। एक सेकंड, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या ये सच में इतना सुरक्षित है? लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये नहीं है कि डेटा हवा में तैर रहा है। हाँ, वही तो। इसका मतलब है कि डेटा किसी एक दफ्तर के सर्वर रूम में रखे कंप्यूटर में नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैले हुए अत्यधिक सुरक्षित डेटा सेंटर्स के नेटवर्क पर स्टोर होता है। अच्छा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, अगर कोई एक सर्वर खराब भी हो जाए
तो सिस्टम तुरंत दूसरे सर्वर से जुड़ जाता है। इसमें डेटा के एन्क्रिप्शन के स्तर इतने ऊंचे होते हैं कि किसी बाहरी व्यक्ति का इसमें सेंध लगाना लगभग असंभव हो जाता है। ये जो आपने सुरक्षा का मुद्दा उठाया ना, ये 12 अप्रैल के एक और बड़े अपडेट से जुड़ता है। वो हेल्थ आईडी वाला? बिल्कुल। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ने यूनिवर्सल हेल्थ आईडी का नया फेज शुरू किया है। अब किसी भी इंसान की पूरी मेडिकल हिस्ट्री और लैब रिपोर्ट्स एक ही क्यूआर कोड में समा जाएंगी। ये तो बहुत सुविधाजनक है। सुविधा तो है, मतलब डॉक्टर के पास जाने पर फाइलों का बंडल ले जाने की जरूरत नहीं, बस एक स्कैन किया और सारी हिस्ट्री स्क्रीन पर। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। मैं समझ सकती हूँ। स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा किसी भी व्यक्ति की सबसे निजी जानकारी होती है। बिल्कुल। जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो क्या एक हैकर किसी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री नहीं चुरा सकता? मतलब एक सिस्टम कितना भी मजबूत हो, उसे हैक करने वाले कोई ना कोई तरीका खोज ही लेते हैं। ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस बार बचाव के लिए पारंपरिक सिक्योरिटी का नहीं बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। ब्लॉकचेन? क्या ये वही तकनीक नहीं है जिस पर वो क्रिप्टो करेंसी काम करती है? एक मेडिकल आईडी में इसका क्या काम? तकनीक वही है, लेकिन इसका उपयोग डेटा को हैक प्रूफ बनाने के लिए किया गया है। वो कैसे? देखिए, आमतौर पर जब डेटा किसी एक जगह या एक सर्वर पर होता है तो हैकर उसी एक सर्वर को निशाना बनाता है। इसे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहते हैं। हाँ, एक ताला तोड़ो और सब कुछ मिल गया। एग्जैक्टली। लेकिन ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत लेजर है, एक बही खाता। इसमें इंसान का स्वास्थ्य डेटा एन्क्रिप्ट होकर हजारों अलग अलग सर्वर्स पर टुकड़ों में बढ़ जाता है। अच्छा, तो अगर कोई एक टुकड़ा बदलना चाहे तो? यही इसका सबसे मजबूत पहलू है। अगर कोई हैकर किसी एक जगह से डेटा बदलने की कोशिश करता है तो उसे उस नेटवर्क से जुड़े उन हजारों सर्वर्स पर एक ही सेकंड में बदलाव करना होगा। ओह, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हर सर्वर दूसरे सर्वर की जानकारी को क्रॉस चेक करता है। इसी वजह से ये मेडिकल डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ये तो वाकई कमाल है। मतलब तकनीक खुद अपनी कमियों का इलाज ढूंढ रही है। और इलाज की बात चली है तो मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में भी तकनीक एक बड़ा रोल निभाने जा रही है। जी, WHO वाला जो फ्रेमवर्क आया है। हाँ, 12 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन में अपना डिजिटल मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क 2026 लॉन्च किया। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। जिनेवा से दुनिया भर की सेहत पर नजर रखने वाले WHO, जिसकी नींव 1948 में रखी गई थी और जिसके वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम है, राइट। उन्होंने अब आधिकारिक रूप से माना है कि सेहत का मतलब सिर्फ शारीरिक बीमारियां नहीं है। इस नई रिपोर्ट में सामने आया है कि 15 से 25 साल के युवाओं में एंग्जाइटी यानी घबराहट की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और शायद इस घबराहट की एक बड़ी वजह खुद ये डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया और सूचनाओं का जो ओवरलोड है वही है। बिल्कुल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस समस्या के समाधान के लिए WHO भी तकनीक का ही सहारा ले रहा है। हाँ, इस फ्रेमवर्क में AI चैटबॉट्स की बात की गई है। वही AI चैटबॉट्स और एप्स के जरिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता देने की बात कही गई है। और इसमें भारत के टेलीमानस प्रोग्राम को इस फ्रेमवर्क का बेस्ट मॉडल माना गया है। पर मेरा एक सवाल है। पूछिए। क्या एक मशीन, एक AI चैटबॉट किसी इंसान के दुख या घबराहट को सच में समझ सकता है? इसे इस तरह से देखना होगा कि AI चैटबॉट इंसान की जगह नहीं ले रहा है। अच्छा। वो पहली मदद बन रहा है। मतलब सोचिए, जब किसी युवा को रात के 2 बजे पैनिक अटैक आता है तो उस समय कोई इंसानी डॉक्टर शायद उपलब्ध ना हो। हाँ, ये तो है। लेकिन ये AI चैटबॉट्स पैटर्न रिकॉग्निशन पर काम करते हैं। वे व्यक्ति द्वारा टाइप किए गए शब्दों या उनकी आवाज की घबराहट को समझकर तुरंत ऐसी बातें या ग्राउंडिंग तकनीक बताते हैं जिससे इंसान शांत हो सके। मतलब एक इमीडिएट फर्स्ट एड की तरह। एग्जैक्टली। भारत का टेलीमानस मॉडल इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसने तकनीक को मानवीय संवेदना के साथ जोड़कर लाखों लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है कि कैसे 0 और 1 की जो बाइनरी भाषा है वो मानवीय संवेदनाओं को संभाल रही है। सच में। लेकिन इन सब डिजिटल चमत्कारों के लिए बिजली चाहिए, डिवाइस चाहिए, और ये सब तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपने पर्यावरण और भौतिक संसाधनों को सुरक्षित नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर पृथ्वी का संतुलन ही बिगड़ गया तो ना कोई डेटा सेंटर बचेगा और ना कोई अस्पताल। हाँ, और संसाधनों को लेकर जो सबसे बड़ी भू राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल खबर आई है ना, वो है स्वीडन से। रेयर अर्थ वाला मामला। हाँ,
स्वीडन में दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिले हैं। स्वीडन की कंपनी LKAB ने इसकी पुष्टि की है। ये खोज पूरी दुनिया की ग्रीन एनर्जी की दिशा तय कर सकती है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये वही दुर्लभ खनिज है ना जो हमारे स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों में इस्तेमाल होते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन इनके नाम में रेयर होने का मतलब ये नहीं है कि ये धरती पर बहुत कम मात्रा में है। तो फिर इन्हें रेयर क्यों कहते हैं? असल में इन्हें शुद्ध रूप में निकालना बहुत मुश्किल होता है। भौतिकी और रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें नियोडीमियम नाम का एक तत्व है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नियोडीमियम, ओके। इसके बिना इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर्स और पवन चक्कियों में लगने वाले बेहद शक्तिशाली चुंबक बन ही नहीं सकते। अभी तक पूरी दुनिया, खासकर यूरोप, इन खनिजों के लिए लगभग 90% चीन पर निर्भर था। बाप रे, 90% डिपेंडेंसी। हाँ, लेकिन इस खोज से वो निर्भरता टूट जाएगी। और अच्छी खबर ये है कि भारत में भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ने राजस्थान में ऐसे खनिजों की मैपिंग शुरू कर दी है। इसका सीधा मतलब है कि 21वीं सदी की दुनिया में जो ताकत का संतुलन है वो तेल के कुओं से हटकर इन छोटे छोटे खनिजों पर आटिका है। बिल्कुल। और जब हम ऊर्जा के इस महाबदलाव की बात कर रहे हैं तो भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी NTPC भी पीछे नहीं है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। राइट। 1975 में स्थापित इस कंपनी के नए CMD का कार्यकाल तय हो गया है और उनके सामने 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का विशाल लक्ष्य है। वे अब ग्रीन हाइड्रोजन में भी भारी निवेश कर रहे हैं। कोयले से बिजली बनाने वाली कंपनी का ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इतना बड़ा कदम उठाना, ये इस बात का सबूत है कि पारंपरिक उद्योग भी समझ गए हैं कि भविष्य सिर्फ हरित ऊर्जा में है। एकदम। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। ओके। हम नई ऊर्जा तो बना रहे हैं, पर जो पुराने गैजेट्स हम फेंक देते हैं उनका क्या? कचरे की समस्या, ई-वेस्ट आज के समय का सच में सबसे बड़ा सिरदर्द है। लेकिन इसका भी एक बहुत ही शानदार समाधान दुबई में देखने को मिला। दुनिया का सबसे बड़ा ई-वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट। जी हाँ, वहाँ ये प्लांट शुरू हुआ है जो हर साल 1 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरे को रिसाइकल करेगा। और यहाँ जो तकनीक इस्तेमाल हो रही है वो तो रसायन विज्ञान का एक अद्भुत कमाल है। वो हाइड्रोमेटलर्जी तकनीक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें हाइड्रोमेटलर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं किससे क्या होगा? पुराने फोन से सोना और कॉपर निकाला जाएगा। ये तो बेहतरीन है। और भारत ने भी इसी दिशा में अपना ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 लागू किया है। ये जो हाइड्रोमेटलर्जी तकनीक है ना, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। बताइए ना। पहले कचरे से धातु निकालने के लिए उसे भट्टी में जलाया जाता था, जिससे भारी प्रदूषण होता था। लेकिन हाइड्रोमेटलर्जी में रसायनों का इस्तेमाल होता है। ओके, मतलब एक लिक्विड प्रोसेस? एग्जैक्टली, ये एक लिक्विड प्रक्रिया है जिसमें खास तरह के केमिकल सॉल्वेंट्स में ई-वेस्ट को डाला जाता है। ये रसायन सिर्फ सोने या तांबे को अपने अंदर घोल लेते हैं और बाकी कचरे को छोड़ देते हैं। वाओ। बाद में उस तरल पदार्थ से शुद्ध सोना अलग कर लिया जाता है। ये तो सच में आधुनिक कीमिया है, मतलब मॉडर्न एल्केमी, कचरे को सीधे सोने में बदलना। बिल्कुल। और अगर कचरे को मूल्यवान बनाने की बात हो ही रही है तो भारतीय रेलवे का जिक्र करना बहुत जरूरी है। रेलवे ने अपनी सभी मुख्य एक्सप्रेस ट्रेनों में 100% बायो टॉयलेट्स लगाने का माइलस्टोन हासिल कर लिया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, और इसे DRDO और रेलवे ने मेक इन इंडिया के तहत बनाया है। और ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का एक बहुत शानदार इस्तेमाल है। इन बायो टॉयलेट्स के अंदर एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, अवायवीय बैक्टीरिया। अच्छा, इनका क्या काम होता है? इन खास बैक्टीरिया की खूबी ये है कि इन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ये इंसान के वेस्ट को पूरी तरह से डिकम्पोज करके उसे पानी और मीथेन गैस में बदल देते हैं। इससे सिर्फ गंदगी ही खत्म नहीं हुई, बल्कि रेलवे ट्रैक्स पर जो जंग लगता था ना, वो 40% तक कम हो गया है। ये तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। मतलब स्वीडन की खदानें हों, दुबई का ई-वेस्ट प्लांट हो या हमारी ट्रेनों के बायो टॉयलेट्स, ये सब कुछ अर्थशास्त्र के एक ही कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी। बिल्कुल, जिसे सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है। यानी चीजें इस्तेमाल करो और फेंक दो कि सोच को छोड़कर कचरे को वापस संसाधन में बदलना। एकदम सही। और संसाधनों का ये जो सही इस्तेमाल है वो केवल कारखानों या खदानों तक सीमित नहीं है। तो और कहाँ हो रहा है? ये हमारी सबसे बुनियादी जरूरत यानी भोजन की पैदावार को भी बदल रहा है। ओह, एग्रीकल्चर।
और भोजन की बात हमें सीधे हरियाणा के घरौंडा ले जाती है, जहां भारत और इजराइल ने मिलकर एक नया एग्रीटेक हब शुरू किया है। हाँ, ये प्रोजेक्ट काफी चर्चा में है। इस 25 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में इजराइल की ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई और वर्टिकल फार्मिंग का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, इजराइल ने रेगिस्तान में खेती करना सीखा है, इसलिए पानी की कीमत उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। सही बात है। ड्रिप इरिगेशन में पूरे खेत में पानी भरने के बजाय पानी सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इसका लक्ष्य है पैदावार को 40% बढ़ाना और पानी की बर्बादी को पूरी तरह रोकना, जिसे जीरो वाटर वेस्ट कहते हैं। और जब खेती में इस स्तर की तकनीक जुड़ती है तो देश का आयात निर्यात कैसे बदलता है, ये हमें 2026 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट से पता चलता है। पल्सेस एक्सपोर्ट के आंकड़े। हाँ, भारत ने दालों के निर्यात में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक है। वाह। और नाफेड द्वारा सही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर की गई खरीद के कारण हम दालों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गए हैं। अरहर और मूंग के निर्यात में तो 20% का उछाल आया है। दालें केवल आहार के लिए नहीं बल्कि मिट्टी की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी हैं। वो कैसे? क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। और जब किसी देश का कृषि उत्पादन इतना मजबूत होता है ना, तो उसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर पड़ता है। ग्लोबल ट्रेड? बिल्कुल। इसी संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने 2026 के लिए अपना ग्लोबल ट्रेड फोरकास्ट जारी किया है। हाँ, नोंगोजी ओकोंजो-इवेला, जो कि WTO की महानिदेशक हैं, उनकी इस रिपोर्ट के अनुसार 2026 में ग्लोबल ट्रेड में 3.3% ग्रोथ की उम्मीद है। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि हमारी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो इस ग्लोबल एवरेज से 1.5% ज्यादा रहने वाली है। और सबसे तेजी से कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है? मुझे लगता है डिजिटल सर्विसेज। एकदम सही, डिजिटल सर्विसेज। आर्थिक विकास की ये तस्वीर बहुत सुखद है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब कोई देश आर्थिक और तकनीकी रूप से इतना मजबूत होता है तो उसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भी उतना ही आधुनिक बनाना पड़ता है। क्योंकि पैसा और तकनीक अक्सर नए खतरों को बुलावा देते हैं। बिल्कुल। ये कड़वी सच्चाई है और इसी खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट आकाश तीर को डिप्लॉय किया है। हाँ, ये आर्मी एयर डिफेंस का प्रोजेक्ट है। राइट। ये सेना का एक स्वदेशी एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने तैयार किया है। इसमें फेज्ड अरे रडार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो दुश्मन के छोटे से छोटे ड्रोन्स को भी पकड़ लेती है और देश के बॉर्डर पर जीरो ब्लाइंड स्पॉट कवरेज देती है। रडार का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में एक घूमती हुई छतरी की तस्वीर आती है। हाँ, फिल्मों में तो वैसा ही दिखाते हैं। लेकिन फेज्ड एरे रडार ऐसे काम नहीं करता। इसमें हजारों छोटे छोटे एंटीना होते हैं जो एक ही जगह फिक्स रहते हैं। अच्छा, तो फिर ये डायरेक्शन कैसे बदलते हैं? घूमने के बजाय ये रडार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी तरंगों की दिशा माइक्रोसेकंड्स में बदल सकते हैं। ओहो। इसी वजह से कोई भी तेज गति वाला ड्रोन या मिसाइल इनकी नजर से बच नहीं सकता। यानी सीमाओं की निगरानी अब पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हो गई है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य संबंध भी मजबूत किए जा रहे हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ जो एक्सरसाइज हो रही है। हाँ, भारत और मध्य एशिया के अहम देश उज़्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो गई है। ये युद्धाभ्यास जंगल और पहाड़ों में काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवादी विरोधी ऑपरेशंस पे केंद्रित है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें ना, तो ये एक बहुत ही जटिल नेटवर्क है। बिल्कुल। एक तरफ हम घरौंडा में तकनीक से पानी की बूंदें बचाकर अपने खाद्य सुरक्षा तय कर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्लॉकचेन से अपना डिजिटल डेटा सुरक्षित कर रहे हैं, और साथ ही आकाश तीर से अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन इंसान की पहुंच सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं है। हमारी इस चर्चा का आखिरी हिस्सा हमें इन सबसे बहुत ऊपर सीधे अंतरिक्ष में ले जाता है। स्पेस फ्लाइट डे की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 12 अप्रैल की तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है, क्योंकि इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। बिल्कुल। ये दिन हमें 1961 के उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन ने वोस्तोक 1 यान में बैठकर पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी। 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी थी। और 2026 में इस दिन की थीम रखी गई है इंस्पायरिंग द फ्यूचर बियॉन्ड द होराइजन, यानी क्षितिज के पार भविष्य को प्रेरित करना। ये तो हमारे गगनयान के लिए भी एकदम फिट बैठता है। एग्जैक्टली।
ये थीम भारत के अपने आगामी अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करती है। हाँ, तो आईपीएल 2026 में दुनिया की पहली स्मार्ट सेंसर क्रिकेट बॉल का आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल शुरू हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और आईआईटी मद्रास के एक स्टार्टअप ने इसे मिलकर तैयार किया है। स्रोत बताते हैं कि इसके अंदर ना एक IMU चिप लगी है, जिससे LBW और बैट के बाहरी किनारे यानी एज के जो फैसले हैं वो 100% सटीक हो गए हैं। 100% मतलब गुंजाइश ही नहीं बची गलती की। वही तो। पर अब मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि बल्ले की इतनी जोरदार मार के बाद भी गेंद के अंदर की वो जो छोटी सी चिप है वो टूटती क्यों नहीं है? मतलब वो तो चकनाचूर हो जानी चाहिए। देखिए, इसके पीछे ना बहुत ही कमाल की शॉक एब्जॉर्बिंग सामग्री है। मतलब झटकों को सहने वाली जो इंजीनियरिंग होती है उसका हाथ है इसमें। गेंद के भीतर जो चिप है उसे IMU कहते हैं, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। अच्छा। हाँ, इसमें बहुत ही सूक्ष्म एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप होते हैं जो दिशा और रफ्तार नापते हैं। अब इस चिप को बचाने के लिए ना इसे एक खास तरह के रेजिन या रबर जैसे पॉटिंग कंपाउंड के बीच फिक्स किया जाता है। तो वो कंपाउंड शॉक को रोक लेता है? बिल्कुल। जब बल्ला गेंद पर प्रहार करता है तो वो कंपाउंड उस भयंकर गतिज ऊर्जा को यानी काइनेटिक एनर्जी को पूरी तरह सोख लेता है और चिप तक वो इम्पैक्ट पहुंचने ही नहीं देता। ओह वाओ! और मजा तो तब है जब ये चिप ब्लूटूथ के जरिए स्टेडियम में लगे रिसीवर्स को महज 0.5 सेकंड में लाखों डेटा पॉइंट्स भेज देती है। तकनीक के नजरिए से तो ये लिटरली शानदार है, लेकिन एक खेल प्रेमी के तौर पे मुझे ये थोड़ा खटकता है यार। अच्छा, वो क्यों? मतलब अगर हर चीज 100% सटीक हो गई तो क्या खेल में अंपायरिंग का वो जो इंसानी पहलू होता है, जो थोड़ी सी अनिश्चितता और ड्रामा होता है, वो खत्म नहीं हो जाएगा? खेल तो आखिर इंसान खेलते हैं ना, मशीनें तो नहीं। मैं समझ सकता हूँ, ये बहस ना हमेशा से रही है। लेकिन खेल के स्तर पे देखा जाए तो करोड़ों रुपयों और खिलाड़ियों के पूरे करियर का दाव लगा होता है। वो भी है वे बिना किसी शक के सही फैसला ले सकें। और अगर हम थोड़ा ब्रॉड नजरिया अपनाएं तो यही तकनीकी और ढांचागत क्षमता आज भारत को ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान दे रही है। आप ओलंपिक बिड की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। इसी तरह के शानदार आयोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर ही तो भारत ने 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को अपना आधिकारिक प्रस्ताव भेज दिया है। हाँ, और इस प्रस्ताव में अहमदाबाद को मुख्य होस्ट शहर के रूप में रखा गया है, जिसमें मोटेरा स्टेडियम और एक नई अत्याधुनिक स्पोर्ट्स सिटी का विकास भी शामिल है। बिल्कुल। हालांकि कतर और दक्षिण कोरिया भी इसके बहुत मजबूत दावेदार हैं। अब देखिए, ओलंपिक जैसे मेगा इवेंट को आयोजित करने के लिए सिर्फ एक स्टेडियम में स्मार्ट तकनीक का होना तो काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो पूरे शहर और देश के बुनियादी ढांचे का उस रफ्तार से दौड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, यही सबसे बड़ी चुनौती है। जब लाखों विदेशी पर्यटक, एथलीट और अधिकारी किसी शहर में आते हैं ना, तो परिवहन व्यवस्था की असली परीक्षा होती है। आपको एक ऐसा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए जो हजारों लोगों को मिनटों में बिना किसी देरी या दुर्घटना के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। और परिवहन व्यवस्था की इसी जरूरत को देखते हुए ही शायद भारतीय रेलवे ने अपनी रणनीति में एक नया पन्ना जोड़ा है। अभी हाल ही में मुंबई पुणे रूट पर वंदे मेट्रो का सफल हाई स्पीड ट्रायल पूरा किया गया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये ट्रेन 100 से 250 किलोमीटर की छोटी दूरी के लिए है और 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। मतलब मुझे तो ये वंदे मेट्रो वंदे भारत का एक तरह से एक्सप्रेसो शॉट लगती है। एस्प्रेसो शॉट, सही कहा। हाँ, मतलब बिल्कुल छोटी लेकिन असरदार और बहुत तेज, और इसमें कवच सुरक्षा प्रणाली भी लगी है। इस एस्प्रेसो शॉट की जो इंजीनियरिंग है ना, वो दो शहरों के बीच रोज सफर करने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वो कैसे? देखिए, लंबी दूरी की ट्रेनों के उलट जो छोटी दूरी की ट्रेनें होती हैं, उन्हें बार बार रुकना और फिर से रफ्तार पकड़नी पड़ती है। राइट, स्टॉप ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। वंदे मेट्रो का डिजाइन इस एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन को बहुत तेज बनाता है। और इसमें जो कवच प्रणाली है वो एक स्वदेशी एंटी कोलिजन या कह लें टक्कर रोधी तकनीक है। अच्छा, ये काम कैसे करती है? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी RFID का उपयोग करती है। पटरियों पर और इंजनों में सेंसर लगे होते हैं जो आमा लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। अगर दो ट्रेनें गलती से एक ही पटरी पर आ जाए ना, तो कवच सिस्टम ड्राइवर के बिना ही खुद ब खुद ब्रेक लगा देता है। तो ये पूरी तरह से स्वचालित है। 100%। ये एक बहुत ही सॉलिड ऑटोमेटिक सेफ्टी है। लेकिन देखिए, जब हम रफ्तार की बात करते हैं ना, तो अक्सर जो फोकस होता है वो मुंबई या पुणे जैसे बड़े शहरों पर ही रहता है। ये तो है।
एक बहुत बड़ा वर्ग जो हमारे गांवों में है, क्या वो इस रफ्तार का हिस्सा बन पा रहा है? इस सवाल का जवाब मुझे पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल में दिखता है। आप राष्ट्रीय ग्राम सेवा ऐप की बात कर रही हैं? जी, 12 अप्रैल को ये ग्राम सेवा ऐप लॉन्च किया गया है जो 15 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये सरकारी योजनाओं और शिकायतों की रियल टाइम ट्रैकिंग करता है। और इस ऐप का जो सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है वो है इसका वॉइस असिस्टेंट यानी आवाज पहचानने वाला फीचर। वो कैसे काम करता है? मतलब टाइप करने की जरूरत नहीं है? एग्जैक्टली शहरों में तो लोग आसानी से टाइप कर लेते हैं, लेकिन गांव में ना डिजिटल साक्षरता अभी भी एक बड़ी चुनौती है। ग्राम सेवा ऐप में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, तो सीधा बोलकर काम हो जाता है? हाँ, मतलब एक किसान अपनी ही क्षेत्रीय भाषा या बोली में फोन पर बोलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐप उसकी आवाज को टेक्स्ट में बदलकर सिस्टम में दर्ज कर देता है। ये तो कमाल है। देखिए, भौतिक रूप से पटरियां बिछाने से भी ज्यादा जरूरी आज के समय में ये डिजिटल पुल बनाना है, ताकि जो अंतिम व्यक्ति है ना, उस तक प्रशासन की पहुंच हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। पर हम प्रशासन और विकास की ये जो रफ्तार है, ये तभी कायम रह सकती है जब देश की सीमाएं सुरक्षित हो। बेशक, बिना सुरक्षा के विकास मुमकिन नहीं है। स्वीडन की संस्था सिप्री की 2026 की जो रिपोर्ट आई है, वो बताती है कि भारत का सैन्य खर्च दुनिया में चौथे नंबर पर है। अमेरिका और चीन पहले 2 स्थानों पर है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये कि भारत का ज्यादातर खर्च अब बाहर से हथियार मंगवाने के बजाय अपने स्वदेशी हथियार खरीदने पर हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में इस बदलाव को ना बहुत गहराई से समझना अहम है। लंबे समय तक भारत दूसरे देशों से हथियार खरीदता था। राइट। हाँ। हम बहुत डिपेंडेंट थे। बिल्कुल, और इसका मतलब था कि युद्ध के समय अगर सप्लाई लाइन कट जाए तो बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। सिपरी की रिपोर्ट असल में ये बता रही है कि भारत का जो रक्षा बजट है वो अब अपनी ही इंडस्ट्री में वापस जा रहा है। इससे रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। और ये रिसर्च अब जमीन पर दिखने भी लगा है ना। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत स्वदेशी लाइट टैंक के रेगिस्तान में परीक्षण पूरे हो गए हैं। हाँ, DRDO और L&T ने इसे डिजाइन किया है। इस टैंक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फायरिंग सिस्टम है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। इस टैंक का वजन 25 टन है। मतलब 25 टन की एक भारी भरकम लोहे की मशीन को लाइट या हल्का कैसे कहा जा सकता है? हाँ, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, जब हम सेना में इस्तेमाल होने वाले मेन बैटल टैंक्स की बात करते हैं ना, जैसे हमारा T-90 या अर्जुन टैंक, तो उनका वजन 50 से 60 टन के बीच होता है। ओह, 60 टन, बाप रे। हाँ, और 60 टन के टैंक की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसे ऊंचे पहाड़ों पर ले जाना लगभग असंभव है। रास्ते में ही अटक जाएगा। बिल्कुल। वो वहां की कमजोर जमीन और पुराने पुलों को तोड़ सकता है। 25 टन के जोरावर का फायदा ये है कि इसे बड़े मालवाहक हवाई जहाजों जैसे C-17 ग्लोबमास्टर में रखकर सीधे लद्दाख के दुर्गम चोटियों पर उतारा जा सकता है। अच्छा, तो ये एयरलिफ्ट हो सकता है आसानी से। हाँ, और इसका वजन कम होने की वजह से इसका ग्राउंड प्रेशर कम होता है, जिससे ये बर्फ या कीचड़ में धंसता नहीं है। मतलब वजन कम होना इसकी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा सामरिक हथियार है। एग्जैक्टली। अब जमीन से उठकर अगर हम आसमान की बात करें तो अब वायुसेना ने चीन सीमा यानी LAC पर LCH प्रचंड को तैनात कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया ये हेलीकॉप्टर दुनिया का इकलौता ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, वो भी स्वदेशी ध्रुवास्त्र मिसाइलों के साथ। 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरना ना एरोडायनेमिक्स के लिहाज से किसी भी मशीन के लिए एक बहुत बुरे सपने जैसा है। हवा की वजह से। हाँ, वहां हवा का घनत्व यानी डेंसिटी जमीन के मुकाबले लगभग आधा रह जाता है। अब हेलीकॉप्टर उड़ते ही इसलिए हैं क्योंकि उनके जो रोटर हैं वो हवा को नीचे धकेलते हैं और मशीन को ऊपर उठाते हैं। राइट। तो जब हवा ही पतली हो तो लिफ्ट पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा इंजन को ईंधन जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो वहां बहुत कम है। तो प्रचंड ये कैसे कर लेते हैं? प्रचंड की इंजन और रोटर्स को ना विशेष रूप से इसी पतली हवा में अधिकतम शक्ति पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो फिलहाल दुनिया का कोई और हेलीकॉप्टर नहीं कर सकता। ये वाकई गर्व की बात है। और देखिए, इन अत्याधुनिक मशीनों को चलाने के लिए उतना ही मजबूत नेतृत्व भी चाहिए। 12 अप्रैल 2026 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के नए महानिदेशक की नियुक्ति हुई। BSF दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है ना? बिल्कुल, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की निगरानी करती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सेना,
तकनीक और सीमाओं का खर्च उठाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली अर्थव्यवस्था की दरकार होती है। सही कहा आपने। अर्थव्यवस्था के बिना तो राष्ट्रीय सुरक्षा बस एक खाली ढांचा है। और अगर हम अर्थव्यवस्था की ताज़ा स्थिति देखें तो इस साल अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 2.15 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। वाओ, ये तो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हाँ, इसमें 12% की वृद्धि दर्ज की गई है और महाराष्ट्र और कर्नाटक इसमें सबसे आगे रहे। इस ऐतिहासिक आंकड़े के पीछे ना 2 बड़े तकनीकी कारण बताए गए हैं। एक तो है ई-इनवॉइसिंग और दूसरा है डिजिटल ऑडिट। लेकिन ये जानना दिलचस्प होगा कि एक डिजिटल सिस्टम आखिर जमीन पर टैक्स चोरी को रोकता कैसे है। पहले के सिस्टम में क्या होता था कि कारोबारी महीने के अंत में ना मैनुअल बिल जमा करते थे, जिसमें फर्जी बिल लगाकर टैक्स आसानी से बचाया जा सकता था। हाँ, वो तो बहुत कॉमन था। ई-इनवॉइसिंग ने इस पूरी प्रक्रिया को रियल टाइम कर दिया है। मतलब साथ के साथ। बिल्कुल। अगर कोई कंपनी ए कंपनी बी को सामान बेचती है तो उसका बिल सीधे सरकारी पोर्टल पर जनरेट होता है और दोनों कंपनियों के खाते तुरंत अपडेट हो जाते हैं। और फिर जो डिजिटल ऑडिट है वो एआई का इस्तेमाल करके इस पूरी चेन में मौजूद जो भी विसंगतियां हैं उन्हें कुछ ही सेकंड में पकड़ लेता है। तो मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं। सिस्टम की ये जो सफाई है ना, यही हमारा राजस्व बढ़ा रही है। टैक्स सिस्टम की सफाई को मैं ना इंदौर शहर के कचरा प्रबंधन से जोड़कर देख रही हूँ। अच्छा, वो कैसे? टैक्स सिस्टम का जो डिजिटल ऑडिट है वो बिल्कुल इंदौर के बायोगैस प्लांट जैसा ही काम कर रहा है। मतलब सिस्टम की जो गंदगी है या टैक्स चोरी है उसे साफ करके देश के लिए ऊर्जा या राजस्व में तब्दील करना। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया तुलना की आपने। इंदौर को हाल ही में अपने ग्लोबल जीरो वेस्ट मॉडल के लिए एक और बड़ा अवार्ड मिला है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा गोबर्धन प्लांट है जो कचरे से 100% बायोगैस बना रहा है। और उससे भी बड़ी बात, शहर कार्बन क्रेडिट्स बेचकर करोड़ों की कमाई कर रहा है। देखिए, इंदौर का मॉडल ना कचरे को महज ठिकाने लगाने की समस्या से निकालकर उसे मुनाफे का जरिया बनाने का मॉडल है। वो कार्बन क्रेडिट्स कैसे काम करते हैं? जब कचरा खुले में सड़ता है तो वो मीथेन गैस छोड़ता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। गोबर्धन प्लांट में उसी कचरे को ऑक्सीजन के बिना सड़ाकर उस मीथेन को कैप्चर किया जाता है और उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ओह, तो वो हवा में नहीं जाती? बिल्कुल नहीं। और पर्यावरण को इस मीथेन से बचाने के कारण ही इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। दुनिया की जो बड़ी कंपनियां अपना प्रदूषण कम नहीं कर पाती, वो इंदौर से क्रेडिट्स खरीदती हैं। ये तो एक तीर से 2 शिकार वाली बात हो गई। ये दिखाता है कि कैसे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण एक ही सिक्के के 2 पहलू हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। और पर्यावरण की इस अहमियत को अब हर स्तर पर समझा जा रहा है। 1986 में शुरू हुए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को ही देख लीजिए। 25 लाख रुपए की नकद राशि वाला ये पुरस्कार 2026 में एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता को दिया गया है। आमतौर पर हम शांति पुरस्कार सुनते ही ना हमारे दिमाग में कूटनीतिज्ञों या मानवाधिकार रक्षकों का ख्याल आता है। ये वैश्विक सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। देखिए, आज दुनिया में सबसे ज्यादा विस्थापन और टकराव संसाधनों की कमी के कारण हो रहे हैं। पानी और जमीन के लिए लड़ाई। राइट। जब नदियां सूखती हैं या जमीन बंजर होती है तो समुदायों और देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनती है। जलवायु परिवर्तन आज शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सही बात है। इसलिए जो व्यक्ति मिट्टी और पानी को बचा रहा है ना, वो असल में भविष्य के युद्धों को टाल रहा है। शांति का सीधा रास्ता अब प्रकृति के संतुलन से होकर ही गुजरता है। और प्रकृति का ये संतुलन कितना पुराना और नाजुक है, ये केरल के पश्चिमी घाट से आई ये खबर साबित करती है। वहाँ एक नई प्रजाति जिसे पर्पल फ्रॉग कहते हैं, उसकी खोज हुई है। हाँ, ये न्यूज़ मैंने भी पढ़ी थी। ये मेंढक साल में सिर्फ 2 हफ्ते ही जमीन से बाहर आता है। इसे ना लिविंग फॉसिल कहा जाता है क्योंकि ये 7 करोड़ सालों से बिल्कुल नहीं बदला है। 7 करोड़ साल? हाँ, लेकिन फिलहाल ये संकटग्रस्त या एंडेंजर्ड श्रेणी में है। 7 करोड़ साल? हम एक ऐसा समय है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब पृथ्वी पर क्षुद्रग्रह यानी एस्ट्रॉइड गिरा था और सारे डायनासोर खत्म हो गए थे, तब भी ये जीव जमीन के नीचे सुरक्षित रहा। ये बच कैसे गया? इसका शरीर ना फावड़े जैसा होता है, जिससे ये मिट्टी के बहुत नीचे खुदाई करके रहता है। ये सिर्फ मॉनसून के समय प्रजनन के लिए बाहर आता है। और पश्चिमी घाट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसका मतलब है कि यहाँ ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती।
ये तो बहुत अनमोल है। बिल्कुल। पर्पल फ्रॉक का वजूद हमें ये चेतावनी देता है कि अगर हमने इन जंगलों का विकास के नाम पर विनाश किया ना, तो 7 करोड़ साल का ये जैविक इतिहास हमेशा के लिए मिट जाएगा। बिल्कुल। और जिस तरह हम पर्यावरण में 7 करोड़ साल पुराने जीवों को बचाने की बात कर रहे हैं, उसी तरह जमीन पर अपनी इंसानी सदियों पुरानी धरोहरों को बचाने की कोशिशें भी जारी हैं। आप उस्ता कला की बात कर रही हैं? जी, राजस्थान की उस्ता कला को जीआई टैग दिया गया है। ये बीकानेर की वो कला है जिसमें ऊंट की खाल पर सोने और रंगों से नक्काशी की जाती है। कहते हैं कि ये कला मुगल काल के समय बीकानेर आई थी। वो देखिए, किसी कला को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलना ना कानूनी रूप से बहुत अहम होता है। इससे होता क्या है असल में? जब कोई कला बहुत मशहूर हो जाती है तो मशीनों से उसकी सस्ती नकल बाजार में आ जाती है। जीआई टैग ये सुनिश्चित करता है कि बीकानेर के असली कारीगरों द्वारा बनाई गई कला ही उस्ता कला के नाम से बेची जा सके। तो ये एक तरह का ट्रेडमार्क हो गया। हाँ, ये उन कारीगरों की रोजी रोटी और इस इतनी जटिल कला की जो शुद्धता है उसको बचाता है। बहुत खूब। और प्राचीन ज्ञान को सहेजने का एक और बड़ा और आधुनिक प्रयास ना बोधगया में बन रहा विजडम पार्क है। विजडम पार्क 100 एकड़ जमीन पर विकसित हो रहा ये हब पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण है। इसमें बौद्ध दर्शन पर एक बहुत बड़ी ग्लोबल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। उम्मीद है कि इससे वहां पर्यटन में 40% की बढ़ोतरी होगी। देखिए, बोधगया ना सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि एक पूरे दर्शन का उद्गम स्थल है। बिल्कुल। विजडम पार्क उस प्राचीन दर्शन का एक तरह से दस्तावेजीकरण कर रहा है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बौद्ध दर्शन की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। ये लाइब्रेरी उस ज्ञान को डिजिटल और भौतिक दोनों रूपों में सहेजकर दुनिया भर के शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगी। अपनी धरती की इन धरोहरों को सहेजते हुए विज्ञान ने अपनी नजरें हम एक ऐसी जगह भी टिका दी हैं जिसकी कल्पना भी कभी मुश्किल थी। हमारी चर्चा का जो आखिरी विषय है वो है नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक बहुत ही शानदार मिशन है। बिल्कुल, ये अंतरिक्ष अन्वेषण का एक बेहद महत्वाकांक्षी मिशन है जिसके तहत शनि यानी सैटर्न के चंद्रमा टाइटन पर एक रोटर क्राफ्ट या कह लें ड्रोन भेजा जा रहा है। टाइटन ना पूरे सौर मंडल की सबसे अनोखी जगहों में से एक है। अच्छा, ऐसा क्या है वहाँ? ये अकेला ऐसा चंद्रमा है जिसका अपना बहुत घना वायुमंडल है। मतलब हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से भी करीब 4 गुना ज्यादा घना। वहां नासा एक 8 रोटर वाला ड्रोन भेज रहा है। और पता है, टाइटन पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 7वां हिस्सा है। तो मतलब वहां उड़ना बहुत आसान होगा। एग्जैक्टली। घनी हवा और कम ग्रेविटी की वजह से वहां उड़ना बहुत आसान है। और इस मिशन का जो असल मकसद है वो वहां प्रीबायोटिक केमिस्ट्री को समझना है। ये प्रीबायोटिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब हम ड्रैगन फ्लाई वहां एक इंटरप्लैनेटरी वंदे मेट्रो की तरह एक जगह से उड़कर दूसरी जगह तो जाएगा, लेकिन वो ढूंढेगा क्या? देखिए, प्रीबायोटिक केमिस्ट्री का मतलब है जीवन शुरू होने से ठीक पहले की रसायन शास्त्र। पृथ्वी पर अरबों साल पहले जब जीवन नहीं था तब कार्बन, नाइट्रोजन और पानी मिलकर एक केमिकल सूप बना रहे थे, जिससे बाद में हमारा पहला एक कोशिकीय जीव बना। ओके। पृथ्वी पर तो समय के साथ वो हालात बदल गए, लेकिन टाइटन एक डीप फ्रीजर की तरह है। वहां आज भी बिल्कुल वही हालात और रसायन मौजूद हैं जो पृथ्वी पर जीवन शुरू होने से पहले थे। ओह, तो वो एक तरह से टाइम मशीन है। बिल्कुल। ड्रैगन फ्लाई उन रसायनों के सैंपल लेकर ये पता लगाएगा कि निर्जीव पदार्थों से जीवन कैसे जन्म लेता है। ये चर्चा सच में विस्मित कर देने वाली बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारियों की पड़ताल करने के लिए।